Good morning, friends and students. Welcome to IPS फतेहपुर फिजिक्स क्लास। आज हम 12th फिजिक्स के दो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत से मार्क्स को वो कवर भी करते हैं। बात कर रहे हैं अपन प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। लाइट के जो चैप्टर अपने फिजिक्स के अंदर है वो दो चैप्टर दे रखे हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स है, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। दोनों ही चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले अपन रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जैसे ही ये कवर होता है उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंदर जैसे पहला वर्ड हमने लिखा है किरण, दूसरा लिखा है प्रकाशिकी। किरण का मतलब होता है कि प्रकाश जो है जिस पथ पर आगे बढ़ता है, उसी पथ को अपन नाम देते हैं किरण। प्रकाशिकी का अर्थ है लाइट को साथ में लेकर चलने वाला वर्ड। ये जो वर्ड है वो अपने आप में दो तरीके से व्यवहार को बताता है। पहला है किरण प्रकाशिकी, दूसरा है इसके पास में तरंग प्रकाशिकी। और वैसे अपन बात करें लाइट के बारे में तो लाइट जो है वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। ये जो एनर्जी है उस एनर्जी के कारण अपने को बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने को क्यों दिखाई देता है? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट उस प्रकाश की एनर्जी को ग्रहण करता है और उस एनर्जी से निकलने वाली जो रे है, किरण है, वो किरण अपनी आंखों तक पहुंचते हैं, उसके बाद में अपने वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं किरण प्रकाशिकी के बारे में। तो किरण का अर्थ हमने देखा कि प्रकाश जिस पथ पर आगे बढ़ता है उसी पथ को अपन बोलते हैं किरण, और उसी किरण की घटना है इस चैप्टर के अंदर बताई गई है किस तरीके से चलता है। पहली बात, इस चैप्टर के अंदर प्रकाश की किरण को एक बुलेट प्रूफ गति बताया गया है कि मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेगा। ये बात आप लोगों ने बहुत पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ी थी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। आप लोगों ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के बारे में ही पढ़ा था, तो उससे आप लोगों ने ये सीखा था कि प्रकाश किरण वो एक सीधी रेखा के अंदर गति करता है। उसी गति के आधार पर अपने को इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहला टॉपिक इसके अंदर ये रहेगा। दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ने को मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तीसरे टॉपिक के बारे में अपन बात करें तो तीसरा टॉपिक इन्हीं दोनों घटनाओं को ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ एक उपकरण बनाए गए जिसको अपन बोलते हैं प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, साधारण सूक्ष्मदर्शी हुई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुई, टेलीस्कोप हुआ, दूरदर्शी हुई, उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अपने बेसिक पॉइंट इस चैप्टर के ये है, इन्हीं टॉपिकों के बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रकाश की कुछ एक प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि प्रकाश किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को रखता है, किस तरीके से प्रकाश है वो अपने नेचर को बताता है। नंबर एक, प्रकाश की जो चाल होती है
वो निर्वात के अंदर सबसे अधिक होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड निर्वात के अंदर, वायु के अंदर हो सकती है, निर्वात के अंदर हो सकती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 2, प्रकाश एक एनर्जी है। प्रकाश एक ऊर्जा है। नंबर 3, प्रकाश की घटनाओं का जिसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे उसको अपन प्रकाशिकी बोलेंगे। प्रकाश की घटना का अध्ययन। तो ये 2 चीजें आप लोगों को अपने माइंड के अंदर सेट करनी है कि प्रकाश की चाल है वो निर्वात और वैक्यूम के अंदर, हवा के अंदर सबसे ज्यादा होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश एक एनर्जी का रूप होता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन प्रकाश की पहली घटना पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, किस तरीके से अपने को इसके अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या नई चीजें अपने को सीखने को मिलेगी, तो वो सब कुछ इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे। तो नंबर 1, प्रकाश एक एनर्जी है। नंबर 2, प्रकाश अपना पथ भी चेंज करता है। प्रकाश का पथ भी बदलता है। प्रकाश के जो पथ में जो बदलाव आता है वो बदलाव कितने तरीके से आ सकता है, उसको अपन क्या क्या नाम दे सकते हैं, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। परावर्तन के अंदर अपन ये देखने को मिलेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात के अंदर या हवा के अंदर से होती हुई किसी समतल धरातल पर आपतित होती है, उससे टकराती है, टकराने के बाद अपना पथ चेंज करते हुए या उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम के अंदर वापस लौट जाती है, निर्वात के अंदर चली जाती है, हवा के अंदर चली जाती है, इस घटना को अपन बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के अंदर जैसे मान लो ये कोई अपने पास में समतल धरातल है। इस समतल धरातल पर सबसे पहले हमने एक अभिलंब बनाया। अभिलंब बनाने के बाद हमने इस पर कोई आपतित प्रकाश की किरण है वो आपतित करवाई। इसको अपन बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट रे। किसी भी ऑब्जेक्ट से ये प्रकाश की किरण आ रही है, समतल धरातल पर आ रही है। ये जो मीडियम है वो मीडियम मान लेते हैं कि वायु है। ठीक है, जैसे ये समतल धरातल पर आपतित होगी, धरातल से टकराने के बाद अपने पथ को चेंज करते हुए दूसरी साइड में वो चली जाएगी इसी मीडियम के अंदर। तो प्रकाश की किरण ने अपना पथ चेंज कर दिया। आने वाली प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण है और धरातल से टकराकर वापस लौटने वाले प्रकाश की किरण हो गई परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। और ये जो बीच में हमने इस धरातल पर बना रखा है वो है अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण ने जो कोण बनाया है उसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। अभिलंब के साथ में परावर्तित किरण ने जो कोण बनाया उसको अपन बोलेंगे परावर्तन कोण, आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, सबसे पहली बात, इन दो एंगल की अपनी एक विशेषता होती है। नंबर 1, जितना एंगल आई बनता है उतना ही एंगल इसके अंदर आर क्रिएट होता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितने कोण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ में उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। ये इस परावर्तन का पहला नियम हो गया।
दूसरा नियम, इसके अंदर जो आपतित प्रकाश की किरण है, परावर्तित प्रकाश की किरण है, अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में उपस्थित है। एक ही तल का मतलब जैसे ये बोर्ड हुआ, ये एक तल है, इस तल के अंदर ये तीनों अपने पास में उपस्थित है। आपतित किरण हुआ, अभिलंब हुआ और परावर्तित किरण हुई, तीनों एक ही तल के अंदर उपस्थित है, तल से बाहर नहीं आ रही है। बाहर आने का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि ये प्रकाश की किरण इससे टकराने के बाद इस तरीके से वो गति करती हुई बाहर निकल जाती, तो अपन बोल सकते हैं कि एक ही तल के अंदर ये नहीं है, दो तल हो गए। एक ही तल का मतलब तीनों एक ही तल के अंदर उपस्थित है। जैसे ये बोर्ड हुआ, बोर्ड को अपन एक तल माने, तो तल के अंदर ये तीनों उपस्थित हो गए, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों को आप लोगों को कैच करना है। पहला पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। आगे अपन परावर्तन के जितने भी रे डायग्राम बनाएंगे, जितने भी अपन इस परावर्तन की घटना को पढ़ेंगे, प्रकाश की किरण किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद कौन से रास्ते पर वो वापस निकलती है, कौन से रास्ते से आएगी, कौन से रास्ते पर ये मुड़ेगी, ये अपने को ये बताएगा। एंगल आई इक्वल एंगल आर, दोनों एंगल किसके साथ में बनाने हैं? जो भी परावर्तक पृष्ठ है, इसको अपन बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ दोनों एंगल जो परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब होता है, उस अभिलंब के साथ में बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, पहला नियम याद रखना है, एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल ही होता है। ठीक है, दूसरा नियम इस परावर्तन का क्या है कि तीनों, पहला आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, तीसरा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि कोई भी लाइट है, वो परावर्तन के नियम को फॉलो कर रही है, तो उस लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य और उसकी चाल, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा परावर्तन के अंदर। ठीक है, तो पहली बात, पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्रिएट हो रहा है कि प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है परावर्तन के अंदर कि जो भी प्रकाश इस समतल धरातल से टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तित के रूप में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए दूसरी साइड में जाएगा, तो उसके वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आवर्ती पर बना, दूसरा क्वेश्चन तरंग दैर्घ्य पर बना। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है परावर्तित प्रकाश किरण की चाल पर क्या इफेक्ट डालेगा, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा। तो पहले अपन बात करते हैं चाल के बारे में। कोई भी जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश की जो चाल होती है, उसका डायरेक्ट संबंध होता है उसकी वेवलेंथ से, तरंग दैर्घ्य से। चाल है वो वेवलेंथ के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहां से अपने को तरंग दैर्घ्य का आंसर मिल सकता है। तरंग दैर्घ्य का आंसर किस तरीके से मिलेगा कि हमने जब मीडियम को चेंज नहीं किया तो प्रकाश की चाल भी नहीं बदलेगी। जैसे आने वाला प्रकाश जिस स्पीड से आएगा और परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, टकराने के बाद वो परावर्तित किरण के रूप में मुड़ेगा, तो इस परावर्तित किरण की जो चाल होगी वो चाल आपतित प्रकाश की चाल के इक्वल होगी। ठीक है, इसका मतलब चाल नहीं बदल रही है तो उसकी वेवलेंथ भी नहीं बदलेगी, उसका तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलेगा। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, आवर्ती। आवर्ती क्या होती है और किस तरीके से इफेक्ट डालती है। आवर्ती, जैसे मान लो कि यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसको अपन बोल सकते हैं स्रोत, हमने स्रोत को चेंज नहीं किया तो उसकी आवर्ती भी चेंज नहीं होगी। मान लो कि हमने स्रोत को चेंज कर दिया तो स्रोत चेंज होते उसकी आवर्ती चेंज हो जाएगी। तो यहां पर स्रोत चेंज नहीं होगा तो आवर्ती भी चेंज नहीं होगी, मतलब बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों के आंसर, आवर्ती भी चेंज इसके अंदर नहीं होगी,
नंबर 2 चाल भी नहीं बदलेगी, नंबर 3 तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलेगा। ये परावर्तन के अंदर याद रखना है। फिर बात आता है कि मान लो कि क्वेश्चन में इस तरीके से ये बात डाल दी गई कि सर जो प्रतिबिंब बनेगा, परावर्तित किरण से जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीव्रता के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मान लो कि यहां से वो एनर्जी वाली लाइट है, वो यहां पर आकर टकराती है। टकराने के बाद यहां पर अपने को नोट करनी एक बात कि जो भी अणु से टकराएगी इस परावर्तक पृष्ठ से, वो इसके एनर्जी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। एनर्जी डाउन हो गई, एनर्जी यहां से थोड़ी कम हो गई। दूसरी साइड में जो प्रकाश निकलेगा उसकी एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव हो गया। जितनी बार मुड़ेगी उतनी बार उसकी एनर्जी में बदलाव आता जाएगा। एनर्जी में बदलाव आएगा तो अपन बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण की जो इंटेंसिटी है, परावर्तित किरण की जो तीव्रता है, वो आपतित किरण की तीव्रता के सापेक्ष क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब परावर्तन के नियम के आधार पर चाहे अपन मिरर से कोई भी प्रतिबिंब बनाए या किसी भी चमकीली समतल धरातल से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाए, बनने वाले प्रतिबिंब की इंटेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट के सापेक्ष क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वस्तु के सापेक्ष वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले दोबारा उसको अपन रिवाइज करते हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो परावर्तन एक ही माध्यम के अंदर होता है। एक ही माध्यम काम में आता है। नंबर 2, परावर्तन के अंदर प्रकाश की चाल नियत रहती है, मतलब चाल नहीं बदलती है। नंबर 3, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है। नंबर 4, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नंबर 5, इसको अच्छी तरीके से नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इसके बारे में। परावर्तन के अंदर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर आप लोगों को नोट करनी है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस नियम को आगे स्टडी के लिए, आगे समझने के लिए अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जो आपतन कोण बना था अभिलंब के साथ में, जो आपतित किरण ने जो आपतन कोण बनाया था उसके बराबर अपने को क्या बनाना है, परावर्तन कोण बनाना है। कोण I इक्वल कोण R। तो एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन कौन सी घटना पर आधारित है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल धरातल पर आपतित होती है, समतल धरातल से टकराने के बाद अपना पथ चेंज करते हुए उसी माध्यम के अंदर वापस लौट जाती है, इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। परावर्तन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है जिस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, बोर्ड के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को एक बार फोकस करना है और उन्हीं क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद में अपन परावर्तन की घटना समतल दर्पण पर समझेंगे, किस तरीके से समतल दर्पण से अपने को वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब समतल दर्पण है वो बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
समतल दर्पण, सिंपल मिरर। समतल दर्पण किस तरीके का होता है? जैसे ये चमकीली धरातल, इसकी एक साइड में हमने सिल्वर पॉलिश कर दी, रजत पॉलिश भी बोल सकते हैं, सिल्वर पॉलिश भी अपन बोल सकते हैं। ये पॉलिश क्यों की जाती है? क्योंकि प्रकाश की किरण एक ही मीडियम के अंदर अपना मूवमेंट करे, दूसरे मीडियम के अंदर वो ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, दूसरी साइड में इसके सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, रजत पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश की किरण वो दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये कोई सिंपल मिरर है, इस सिंपल मिरर का ये परावर्तक पृष्ठ हो गया जो चमकीला हिस्सा है, इसके सामने अपन कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब ये दर्पण किस तरीके से बनाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बनने वाला प्रतिबिंब है वो उसकी प्रकृति कैसी होगी, कितने आकार का होगा, कहाँ पर बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ठीक है। कई इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पर रखा गया है, ओ पॉइंट पर, यह है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यदि अपन आंख से देखते हैं, मान लो कि इस साइड में अपनी आई लगी हुई है, इधर से अपन इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये अपने को ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है? सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है। लाइट रेज इस तरीके से भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, इधर भी जा सकती है। इस लाइट रेज की वजह से अपने को ये ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है, क्योंकि इस लाइट रेज के साथ में एनर्जी है वो अपनी आंखों तक पहुंचती है और उसी एनर्जी के साथ में अपने को ये ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है। मान लो कि इसके सामने हमने एक मिरर लगा दिया, जो मिरर कैसा, अपना समतल दर्पण। तो इस समतल दर्पण के अंदर ये ऑब्जेक्ट अपने को कहां पर दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब कहां पर दिखाई देगा और किस तरीके से उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसी परावर्तन के नियम को फॉलो करना है, कोई दूसरी चीज अपने को उठाकर इसके अंदर नहीं मिलानी है। परावर्तन का जो नियम कहता है कि अभिलंब के साथ में आप इंसिडेंट एंगल क्रिएट करो और अभिलंब के साथ में आप है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो क्रिएट करो, और दोनों बराबर एंगल क्रिएट कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपतित प्रकाश की किरण है वो कौन से पथ से आ रही है और कौन से पथ पर वापस लौटेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इस पर हमने एक अभिलंब क्रिएट कर दिया दर्पण पर, इसको अपन बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से अपन ये पहली प्रकाश की किरण वो आपतित करवाते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होती है, यहां पर उसका परावर्तन अपने को देखने को मिलेगा। परावर्तन को पढ़ने के लिए पहले अपन इस पर एक दूसरा अभिलंब बना लेते हैं और इस अभिलंब के साथ में अपन ये कोण नोट कर देते हैं, एंगल आई। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्रकाश की किरण कौन से रास्ते से निकलेगी, तो हमने आई एंगल अभिलंब के साथ में बनाया है। इसी प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण यदि अपन लेंगे तो वो भी अपने को इस अभिलंब के साथ में ही बनाना पड़ेगा। तो अपने को पता है कि इस अभिलंब के साथ में बनाएंगे तो ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगी, तो हमने ये एंगल बना दिया आर। तो इसका पथ अपने को पता लग गया है कि ये प्रकाश की किरण है वो इस साइड में परावर्तित होकर लौट जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी प्रकाश की किरण हमने इस ऑब्जेक्ट पर आपतित करवा दी, कौन से रास्ते से ये लौटेगी इसके लिए हमने एक अभिलंब बनाया और इसके परावर्तन के नियम को फॉलो किया, एंगल आई क्रिएट किया और इस साइड में हमने एंगल क्रिएट कर दिया आर। ये एंगल हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब दोनों परावर्तित प्रकाश की किरण, ये पहली परावर्तित प्रकाश की किरण हो गई, ये दूसरी परावर्तित प्रकाश की किरण। अब अपन चलते हैं मिरर की दूसरी साइड में। ये जो मिरर की दूसरी साइड होती है ये कहलाती है मिरर की दर्पण की गहराई। इसी गहराई पर अपने को इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है वो देखने को मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? हमने पहले परावर्तित प्रकाश की किरण को काल्पनिक रूप से पीछे किया और अभिलंब की डायरेक्शन में जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करती है वो पॉइंट हमने यहां पर नोट कर दिया। दूसरी परावर्तित प्रकाश की किरण को काल्पनिक रूप से अपन पीछे करेंगे और यहां पर ये दूसरा
अपने को क्रॉसिंग पॉइंट, दोनों क्रॉसिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। दोनों प्रकाश की किरण के जो क्रॉस पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर है। इसका मतलब यहां पर अपने को इस ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। और ये इमेज कहां पर बनी है, इस दर्पण की गहराई के अंदर मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इस समतल दर्पण पर इमेज है वो देखने को मिलेगी दर्पण की गहराई के अंदर। पहली बात तो ये नोट करनी है। दूसरी बात, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन मूव करवाएं, दर्पण के नजदीक लेकर गए, दर्पण से दूर लेके गए, v वेलोसिटी के साथ में, v वेग के साथ में इसके नजदीक लेकर गए और v वेलोसिटी के साथ में अपन इसको दूर करेंगे, तो प्रतिबिंब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रतिबिंब किस तरीके से मूव करेगा, तो प्रतिबिंब भी इसी के हिसाब से चलेगा, लेकिन प्रतिबिंब के चलने की जो स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से डबल होगी। जैसे ये v से आ रहा है तो ये प्रतिबिंब इसकी गहराई के अंदर इसी साइड में 2v वेलोसिटी के साथ में दूर जाएगा, गहराई के अंदर और गहरा होता चला जाएगा। नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है, नजदीक लेकर आएंगे तो ये प्रतिबिंब भी मतलब इसके नजदीक आएगा, किस स्पीड से आएगा, डबल स्पीड से। दूर लेके जाएंगे तो वो इसकी गहराई के साथ में दूर होता चला जाएगा, किस स्पीड से, डबल स्पीड से। तो ये याद रखना है, समतल दर्पण के अंदर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा और किस तरीके से बनेगा। तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट का छोटा सा प्रतिबिंब बनाया है, वो प्रतिबिंब किस आधार पर बनाया, परावर्तन के नियम को लेकर। ठीक है, और पहला पॉइंट अपन नोट करते हैं इसके अंदर, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण पर दर्पण की गहराई में बनता है, गहराई में बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसके अंदर। नंबर 2, दूसरा क्या हमने इसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया, पहला ऑब्जर्वेशन अपने को यह मिला कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब दर्पण की गहराई के अंदर बनेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन अपन करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब देखो कहां पर बना है, जस्ट ऑब्जेक्ट के सामने, और कहां पर, दर्पण की गहराई पर। कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट से हमने जो दर्पण पर अभिलंब बना रखा है, इसी अभिलंब की लाइन पर अपने को यह प्रतिबिंब मिला है। तो दूसरी बात ये नोट करनी है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है प्रतिबिंब हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने सीधी रेखा पर बनता है, सीधी रेखा पर बनता है, ऑब्जेक्ट के सामने बिल्कुल सीधी रेखा पर बनता है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये नोट कर ली। तीसरी बात, क्या गहराई और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उन दोनों में क्या कोई रिलेशन हो सकता है। तो इस रिलेशन को पढ़ने के लिए जैसे मान लो कि हमने इसको नाम दिया है θ1 एंगल और इसको नाम दिया है हमने θ2 एंगल। अब दोनों में रिलेशन अपन देखें तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि जितना θ1 एंगल है उतना ही ऊपर वाला एंगल बनेगा, तो ये भी कितना होगा, θ1 एंगल होगा। और इसी एंगल को अपन यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो ये एंगल यदि θ1 है, जो ज्योमेट्री के आधार पर ये एंगल भी कितना होगा, θ1 होगा। और ये एंगल यदि θ1 है नीचे वाला, तो इसको यदि अपन एकांतर कोण के साथ में ट्रांसफर करें तो ये एंगल भी कितना होगा, θ1 होगा। तो अपने साथ में दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल O, इसको नाम दे देते हैं O डैश और A। पहला ट्राइंगल है O, O डैश और A।
फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल है ओ डेस ए और आई। इन दोनों ट्राइंगल के बारे में अपन ट्रिकोनोमेट्री से देखें तो ये साइड तो हो गई कॉमन दोनों ट्राइंगल के अंदर, ये साइड मतलब ए ओ, ये तो हो गई कॉमन उबेनिस्ट। और ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल हो गए 90-90 के। तो मतलब एंगल ओ ओ डेस ए एंड एंगल ए ओ डेस और आई आर 90, दोनों एंगल 90 के हो गए। पहला दोनों क्या है, ये साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर, और ये क्या है 90 है, दोनों एंगल 90 है, ठीक है। और ये दोनों एंगल θ1 और θ1 है, तो एंगल ए ओ ओ डेस एंड एंगल ए आई और ओ डेस आर θ1। तो इस ट्राइंगल के अंदर ए ओ ये साइड हो गई कॉमन, ये जो दो ट्राइंगल है वो अभिलंब के एंगल है तो दोनों 90 के, ये दोनों ट्राइंगल हो गए θ1 और θ1। तो जैसे अपने पास में यदि अपन ट्रिकोनोमेट्री का रूल पढ़ें ट्राइंगल के अंदर तो दोनों ट्राइंगल कॉमरेट हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तो इसका मतलब हुआ कि ये जो साइड है, ठीक है, साइड ओ ओ डेस ये इक्वल होगी ओ डेस आई के। तो पहले हमने दोनों ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को पढ़ा, प्रॉपर्टी को पढ़ने पर अपने को पता लगा कि दोनों ट्राइंगल वो तो सर्वांगसम है, कॉमरेट है। कॉमरेट होने का हमने रीजन भी लिखा है कि ये साइड ओ ए डेस है वो तो नॉर्मल की साइड है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। और ये जो ट्राइंगल के अंदर ये θ1 और θ1 एंगल है वो हमने यहां से ट्रांसफर किए थे, तो ये दोनों एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। तो दो एंगल θ1 और ये 90 और एक साइड ये इसके अंदर कॉमन, दो एंगल बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉमरेट। कॉमरेट ट्राइंगल हो गए तो अपने पास में आंसर मिला कि ओ ओ डेस जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई मिरर से, और ये जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस हो गई मिरर से। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तीसरा पॉइंट अपने को इसके अंदर देखने को मिला कि मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है मिरर की गहराई के अंदर उतनी डिस्टेंस पर ही उसकी इमेज बनती है। यदि अपन मिरर के सामने जाएंगे तो इधर से उसकी इमेज है वो सामने चल कर आएगी, जितना डिस्टेंस अपन कवर करेंगे उतनी डिस्टेंस वो गहराई के अंदर कवर हो जाएगी। किस स्पीड से होगी, यदि अपन v वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो जो इमेज है वो गहराई के अंदर अपने सामने आएगी 2v वेलोसिटी के साथ में, डबल वेलोसिटी के साथ में। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि वेलोसिटी डबल किस तरीके से होती है, ठीक है। और यदि अपन पीछे हट रहे हैं तो इमेज भी क्या हो जाएगी, गहराई के अंदर पीछे चली जाएगी। तो इसके अंदर ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर की गहराई के अंदर, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एक बार मिरर से जो अपन इमेज बनाएंगे उस इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से अपने को वो इमेज बनानी है। नंबर 1, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो गहराई के अंदर बनेगा। नंबर 2, प्रतिबिंब हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने वाली सीधी लाइन पर गहराई के अंदर बनेगा, ठीक है। नंबर 3, प्रतिबिंब की जो दूरी है गहराई के अंदर मिरर के साथ और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर के साथ में, वो दोनों दूरियां आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और भी इमेज अपन बना सकते हैं, और इमेज किस तरीके से बन सकती है मिरर से, तो जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग अपन पोजीशन लगाते हैं और उसी के आधार पर अपन उसकी इमेज बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर रहेगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब बनना
पहला रे डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ में रखा गया है ओ पॉइंट पर, इस पर हमने एक अभिलंब बना लिया, ये अभिलंब हो गया, ये दोनों 90 की एंगल हो गए। पहली प्रकाश की किरण इस ऑब्जेक्ट से हमने आपतित करवाई और ये प्रकाश की किरण है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगी। मूव करने का कारण भी हमको मिला है कि अभिलंब के साथ में आप लोगों को दो एंगल बनाने हैं, एक तो आपतित किरण का एंगल बनेगा और दूसरा परावर्तित किरण का एंगल बनेगा। दोनों एंगल बराबर तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करने वाली है। दूसरी प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन से होती हुई भी आ सकती है और वो इस डायरेक्शन के अंदर वापस लौट जाएगी। दोनों को अपन काल्पनिक रूप से पीछे लेते हैं, तो काल्पनिक रूप से पीछे लेंगे तो अपने को यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म बनेगी। यहाँ पर अपने को आई के रूप में इसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और ये जो दोनों डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होती है समतल दर्पण के अंदर। नंबर 2, मान लो कि दर्पण के सामने जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है वो ऑब्जेक्ट थोड़ा उस दर्पण से साइड हटा कर रखे हैं अपन। जैसे मान लो कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखें तो आराम से अभिलंब बना सकते हैं, अभिलंब उस पर खींच सकते हैं, अभिलंब की डायरेक्शन में अपन इमेज ले सकते हैं। यहाँ पर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यहाँ पर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस दर्पण के सामने जब तक ऑब्जेक्ट है अपन आराम से उस पर अभिलंब बनाकर उस अभिलंब की डायरेक्शन के अंदर अपन वो इमेज फॉर्म बना सकते हैं। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा मिरर्स की डायरेक्शन से घुमा दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा। अब अपन इसकी इमेज इस दर्पण पर किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका रूल क्या है, याद रखना, इस दर्पण को अपन काल्पनिक रूप से पीछे लेंगे। यहां तक दर्पण को मान लेंगे कि इतना बड़ा दर्पण है, काल्पनिक रूप मान लिया इसका। ठीक है, फिर इस पर अभिलंब बनाएंगे अपन, ये अभिलंब हमने बना दिया, ये दर्पण की दूसरी साइड की गहराई होगी। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है उसके जस्ट सामने अभिलंब की डायरेक्शन के अंदर वो अपने को इमेज मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी, जैसे ये प्रकाश की किरण दर्पण पर हमने आपतित करवाई और इसको अपन इस डायरेक्शन में परावर्तित करवा देते हैं। परावर्तन का नियम आप लोगों को पता है, किस तरीके से घूमेगी, उसको अपन काल्पनिक रूप से पीछे लेंगे, यहां पर अपने को क्रॉस पॉइंट मिलेगा। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण पर इस तरीके से आपतित करवाते हैं, उसको अपन दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव करवा देंगे, ये परावर्तित किरण होगी, इसको भी अपन काल्पनिक रूप से पीछे लेंगे। तो यहां पर अपने को क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया दो परावर्तित किरणों का, जो काल्पनिक रूप है, इसको अपन इमेज कर सकते हैं, ये रियल नहीं है, तो अपने को यहां पर ये इमेज फॉर्म मिल गई। ठीक है, तो पहला डायग्राम इस तरीके से। दूसरा डायग्राम उसको ध्यान में रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट को मिरर से थोड़ा हटाकर अपन रखें तो उसकी इमेज अपन किस तरीके से बनाएंगे, उस मिरर को काल्पनिक रूप से बढ़ा हुआ मानकर ऑब्जेक्ट के साथ लेके चले जाएंगे। जैसे हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था, इसको अपन काल्पनिक रूप से बढ़ाकर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के साथ में उसको अपन ने लेकर आ गए, इसको अपन काल्पनिक रूप मान लेते हैं। अब यहां से अपन उस पर लंब डालेंगे, लंब की डायरेक्शन में अपने को इमेज बनानी है और ये हमने प्रूव किया था कि ये दोनों डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगी, बराबर, मतलब गहराई और ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वो आपस में बराबर लेनी है। दोनों यहां पर बराबर लेने के बाद में इमेज तो हमने यहां पर डिसाइड कर दिया कि इमेज तो यही बनेगी। अब बनाना किस तरीके से, ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण है वो इंसिडेंट करवानी है मिरर पर। पहली प्रकाश की किरण ये हो गई इंसिडेंट, दूसरी प्रकाश की किरण ये होगी इंसिडेंट। इसका रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा वो आप लोगों को पता ही, ये नियम है, I = R बनाना है अभिलंब के साथ में, तो अपने को ये इमेज फॉर्म यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इसकी इमेज फॉर्म बना सकते हैं। तो समतल दर्पण से हमने जो जो पॉइंट सीखे थे एक बार उसको रिपीट करते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण पर जो इमेज बनेगी वो दर्पण की गहराई पर बनेगी। दर्पण की गहराई पर प्रतिबिंब बनता है।
नंबर 2, बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी आपस में बराबर होती है, मतलब U इक्वल V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। तीसरी बात, ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब का नेचर किस तरीके का होगा, किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है। नंबर 1 जो पॉइंट था वो प्रतिबिंब की गहराई पर। नंबर 2 जो गहराई पर बनने वाला प्रतिबिंब है, इसका मतलब वो रियल तो होगा नहीं। रियल नहीं होगा तो उसको अपने को क्या करना है, इमेज करना है। इमेज करना है तो अपने को पता लग गया है कि ये काल्पनिक है। इसके अंदर जो गहराई पर बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, नंबर 3 पर अपने को ये पॉइंट मिला कि प्रतिबिंब काल्पनिक। नंबर 4, ये जो प्रतिबिंब है किस तरीके का होगा। यदि ऑब्जेक्ट को अपन सीधा रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या सीधा ही बनेगा, उल्टा रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या उल्टा ही होगा। तो इसका आंसर होगा प्रतिबिंब है उसका ऑब्जेक्ट का पार्श्व परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब दायां भाग बाईं साइड में और बायां भाग दाईं साइड में अपने को देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि अपन इस मिरर, ये P हमने बनाया है, इसको अपन मिरर के अंदर देखेंगे तो ये अपने को इस तरीके से दिखाई देगा। दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। तो ये था समतल दर्पण, और उस समतल दर्पण से हमने किस तरीके से इमेज बनाई है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इमेज किस तरीके से बनती है, इस दर्पण की क्या खास बात होती है, किस तरीके से इमेज है वो इसके अंदर बनती है, कहाँ पर बनती है, किस स्पीड के साथ में ये इमेज और ऑब्जेक्ट है वो आपस में रिलेशन रखते हैं। तो ये बातें आप लोगों को नोट करनी है। जो बात आप लोगों को नोट करनी है, वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद में वो बात वहाँ से आप नोट कर सकते हो। और जिस बात पर लेकर आप लोगों को कोई क्वेश्चन बने, दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन पुट हो, तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है।